नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। और आज मुद्दा है 24 की महाभारत का। जी हाँ, महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच के युद्ध से हर कोई वाकिफ है। ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया था। खैर तो लड़ाई द्वापर युग में हुई थी, लेकिन वर्तमान युग महाभारत सियासी है। इसके मायने भी अलग है और मकसद भी। आने वाले लोकसभा चुनाव को भी महाभारत कहा जा रहा है और भोपाल में अमित शाह तो इंडी गठबंधन को कौरवों की टीम बता गए, जिस पर अब कांग्रेस ने पलटवार किया है। लेकिन सवाल ये है कि शाह ने बीजेपी को पांडवों की टीम बताकर क्या कोई नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है? क्या बीजेपी इस लड़ाई को भी धर्म और अधर्म के बीच बताकर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाना चाहती है? और आखिर कांग्रेस कैसे शाह की रणनीति का जवाब देगी? आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। दो खेमे पड़े, जैसे महाभारत के युद्ध में दो खेमे पड़े थे। एक और पांडवों का खेमा था और एक और कौरवों का खेमा था। एक और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी देशभक्तों की टोली जैसी पार्टी खड़ी है और दूसरी ओर 7 परिवारवादी पार्टियों का एक गठबंधन। इंडी गठबंधन की कौरवों से तुलना कर कुछ इस अंदाज में बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने निशाना साधा। मध्य प्रदेश दौरे पर आए शाह ने महाभारत का जिक्र कर कांग्रेस पर तो वार किया ही, साथ ही इंडी गठबंधन को परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण बताया। उन्होंने इस अलायंस के बनने का मकसद भी जनता के सामने रखा। इतना ही नहीं, शाह ने पीएम मोदी की टीम को पांडव बताया और कहा कि जो पार्टियां एकजुट हो रही हैं, उन्हें सिर्फ अपने परिवार वालों के हित का ध्यान है, न कि देश का। कौन है इंडी गठबंधन? कौन है गमंडिया गठबंधन? जिनको घमंड है, अभिमान है अपने परिवार पर। पूरे 7 पार्टियों का एनालिसिस करिए। सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं। शरद पवार जी अपनी बेटी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ममता बनर्जी अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। स्टालिन भी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और मुलायम सिंह जी के बेटे मुख्यमंत्री बनकर फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अब शाह ने इंडी गठबंधन को कौरव की टीम बताया तो इधर कांग्रेस तिलमिला उठी और इस चुनावी महाभारत में कांग्रेस ने एक के बाद एक आरोपों के बाढ़ बीजेपी की तरफ चलाना शुरू कर दिए। कांग्रेस ने परिवारवाद समेत पांडव और कौरव को लेकर भी बीजेपी पर पलटवार किया। कौन घमंडिया है, कौन पाखंडिया है, यह भी साबित हो जाएगा। गृह मंत्री जी से प्रार्थना है कि जिस पद पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोगों ने उसको सुशोभित किया है, वे उसकी गरिमा रखें। अभी तक लोकसभा की चुनावी जंग में रामायण के किरदार ही सामने आ रहे थे, लेकिन शाह के बयान के बाद अब इसमें महाभारत के पात्रों की भी एंट्री हो गई है। जहां शाह पीएम मोदी की टीम की तुलना पांडवों से कर रहे हैं, तो कांग्रेस बीजेपी को कौरव बताने पर तुली है। खैर, इस चुनावी महाभारत में कौन पांडव साबित होगा और कौन कौरव, ये तो जनता अपने मतों से तय कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं मंजरी जैन, प्रवक्ता है बीजेपी की, अभिनव वरेलिया कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मंजरी जी, लोकसभा का चुनाव हो रहा है कि महाभारत हो रही है? देखिए, चुनाव हो रहा है। मैं समझती हूँ कि आज तक जितने भी इस दुनिया के अंदर बातें होती हैं, या दो तरीके के इंसान होते हैं या 2 तरीके की चीजें होती हैं, अच्छी और बुरी। तो निश्चित तौर पर जब हम चुनाव में जाते हैं तो जनता भी ये देखती है कि कौन सी सरकार अच्छा काम कर रही है और कौन सी जो राजनीतिक पार्टी वो कौन अच्छा काम कर रही है और किसने राजनीतिक लाभ उठाते हुए दशकों तक इस देश पर राज किया, लेकिन उसने क्या जनता के लिए किया। तो निश्चित तौर पर धर्म और अधर्म तो हमेशा सिक्के के 2 पहलू है और हमेशा चलते रहे हैं और चलते रहेंगे। ये एक चक्र है जो काल का, वो धर्म और अधर्म के आधार पर ही चलता है। तो निश्चित तौर पर ये जो चुनाव है वो भी सत्य और असत्य के ऊपर ही चलेगा। जनता के लिए किसने अपना धर्म निभाया, क्योंकि तो ये चीज तो जनता पर ही छोड़ देते हैं ना, वो किसको मानती है। जी बिल्कुल, जनता पर ही छोड़ा हुआ है और जनता ने ये बताया भी है।
जनता ने ये दिखाया भी है। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मध्य प्रदेश में 20 सालों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और जनता ने पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर ये बता दिया कि कौन जनता को भगवान मानकर अपने धर्म का पालन करता है। मैं समझती हूँ लोकतंत्र में जनता ही भगवान होती है और उसकी पूजा करना हर राजनीतिक पार्टी का कर्तव्य होता है। यदि हम राजनीति करने आते हैं तो उसमें सेवा भाव के साथ आना चाहिए, जनता के दुख दर्द में शामिल जो राजनेता, मैं समझती हूँ जनता के दुख शामिल होता है, जनता उसको सर आंखों पर बिठाती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा जो अंत्योदय की बात की है उस पर काम किया है, राष्ट्र के विकास के लिए काम किया। आज हम अपने देश के प्रति अपना जो धर्म है, क्योंकि हमें प्रथम हमारे भारतीय जनता पार्टी का ये मूल मंत्र ही है कि सबसे पहले राष्ट्र सर्वस्पर्शी, सर्वधर्म, सर्व संभाव के साथ सबका विकास और सबका प्रयास, ये सब बातें तो लेकर सबके विकास में तो कौरव भी आ जाते हैं, पांडव भी आ जाते हैं, उस पर फिर आऊँगा मैं। तो अभिनव भाई, तो उन्होंने तो कह दिया है, खेमेबंदी बता दी कि पांडव कौन है और कौरव कौन है। और दूसरा ये भी आरोप है कि आपकी पार्टी राहुल गांधी को स्थापित करने के लिए जो गठबंधन के बाकी सहयोगी हैं वो अपने परिवार को स्थापित करने में लगे हैं। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए मनोज जी, मैं नेगेटिविटी में तो नहीं जाऊंगा, मैं पॉजिटिविटी में रहूंगा, क्योंकि हम ये नफरत की बात, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग टोटल अफसाद के दौर से गुजर रहे हैं। मतलब हमेशा नफरत की बातें करना, नेगेटिविटी की बातें करना, लड़ाई झगड़े की बातें करना, मुद्दों की बातें नहीं करना। एक युवा किसान को गोली मार दी इनकी सरकार ने दिल्ली में, पूरे किसान आंदोलन है, उस पर कोई बात नहीं करना। युवा, आपको राहुल जी के पास देखा होगा कितने बच्चे रो रहे थे, उस पर कोई बात नहीं करना। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, 1-1 करोड़ युवा सड़कों पर परेशान है, लड़ाई लड़ रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं करना। बेरोजगारी चरम पर है, उस पर कोई बात नहीं करना। 1 लाख से ज्यादा अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश में 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, उस पर बात नहीं करना। नहीं, उस पर कोई बात नहीं करते। उसके बाद लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, कहाँ लहसुन का दाम जा रहा है, उस पर नहीं बात करना है। बात काहे पे करना है? कांग्रेस को कोसना है, राहुल गांधी की बुराई करना है, भारत जोड़ो क्यों हो रही है। अरे सब अच्छे से गठबंधन सारी चीज हो रही है क्योंकि आप लोग 10 साल से जो शासन कर रहे हो उसमें हर वर्ग परेशान है। अगर हर वर्ग परेशान है तो हम एक मजबूत विपक्ष के नाते, लेकिन आप इतने सारे मुद्दे गिना रहे हैं, मध्य प्रदेश के भी, केंद्र के भी, फिर आपको समर्थन क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं पिछली बार अच्छे आपके थे, लेकिन इसके बाद भी जो जब नतीजा आए तो आप 66 सीट पे रह जाते हैं। सर यही तो बता रहा हूँ, 6 महीनों में 7 राज्यों में चुनाव हुए मनोज। कर्नाटक में इनकी बहुत बुरी दुर्गति हुई, 40 सीटों पर जमानत जब्त हुई। तेलंगाना में हारे ये बुरे तरीके से, हिमाचल प्रदेश में हारे। हम उत्तर भारत के कुछ राज्यों में जहां ये शिखर पर है, 4-5 राज्य हैं जहां पर ये बहुत मजबूती से अपना जो लोगों को जी मैं ये भावनात्मक जो मुद्दे होते हैं उनमें थोड़ा सा जहां पर ये काम करते हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अपनी शिखर से इनको नीचे ही आना है, ऊपर तो जाना नहीं है। तो हमारी कोशिश 40% वोट हमें अभी भी मिला है 66 सीटों के साथ, और इनको 41% वोट मिला है। तो वोट शेयरिंग तो हमारी जगह जो जनता है हमारे साथ है, लेकिन इस चुनाव में ये जो इसमें बौखलाए हुए और ऐसे कौरव पांडव जैसे जो बयान दे रहे हैं, उससे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी 100 सीटों का नुकसान इनको दिख रहा है, घबराहट है, क्योंकि नीचे तो आना ही है। अब बिहार में 40 में तो 39 सीटें हैं, नीचे आना है। कर्नाटक में 25 में से 25 सीटें हैं, नीचे आना है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी, मनोज जी आप समझते हैं ना राजनीति को, तो इसको कहते हैं नफरत की बात करना। तो आप इस उम्मीद में क्यों? आपने कहा पॉजिटिव बात करेंगे कि वो नीचे आएंगे, आप ये क्यों नहीं कह रहे कि हम ऊपर बढ़ेंगे? हम तो बढ़ेंगे ना। अरे हम शिखर से नीचे लाएंगे इनको। हमारी सीटें जो 100 सीटें बढ़ रही हैं उसी की तो घबराहट है इनको। इनकी सरकार डगमगाती हुई, जो 10 साल से इन लोगों ने जो बेवकूफ बनाया जनता को, हर वर्ग को देख रहे होंगे आप, किसान का विद्रोह देख रहे होंगे आप, युवाओं का विद्रोह देख रहे होंगे पूरे देश में, कर्मचारियों का विद्रोह देख रहे होंगे। तो घबराहट तो कहीं ना कहीं है ना सर। तो ये घबराहट जो है भारी पड़ रही है इनको जनता की। तो अब क्या करें? अब है राहु केतु जैसे, पांडव तो ये है नहीं, कोई 5 लोग तो है नहीं, ये राहु केतु जैसे चल रहे हैं। तो ये खतरनाक है इस देश के लिए राहु केतु। इनको ऐसे समझाना पड़ेगा, जनता को भी समझ में आ रहा होगा। तो ये कौरव पांडव से बाहर आए, जनता की सुने, किसानों की सुने, युवाओं की सुने, कर्मचारियों की सुने, आम जनता की सुने। अपना महिमा मंडन करने से अच्छा हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया जुड़ गए, उनसे भी हम चर्चा में शामिल कर लेते हैं। तो प्रभु जी, आपने सुना, अमित शाह का भाषण भी सुना और आपने दोनों को भी सुना है।
एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास है या केवल एक सिक्का उछाल के अमित शाह चलेगा कि क्या रिएक्शन आता है? और अगर कौरव मानव है वाकई में, अगर युद्ध की स्थिति है 24 के, तो फिर ये भी बताना पड़ेगा कि भीष्म पितामह कौन है, कौन सरसैया पर जाएगा आखिर में, वो बीजेपी का होगा कि कांग्रेस का होगा? क्योंकि जाहिर सी बात है भीष्म पितामह तो कौरवों के खाते में ही थे, फिर विदुर कौन होगा? देखिए मनोज जी, ये नैरेटिव सेट करने की बात है। अपनी बात को जनता तक आसानी से पहुंचाने का एक तरीका है कि पौराणिक आख्यानों का सहारा लिया जाता है। भारत धर्म प्रेमी जनताओं का देश है, ज़्यादातर मतदाता जो है धार्मिक आधार पर भी निर्णय लेते हैं, तो वो नैरेटिव सेट करने की बात है। आप 5 पांडवों को देते हैं तो 5 पांडव अच्छाई के प्रतीक माने गए हैं पूरी महाभारत में, और 100 कौरव उनके जो सहयोगी थे वो बुराई के प्रतीक माने गए। अच्छाई की जीत हुई है बुराई पर, ये महाभारत की कथा है। उस कथा के आधार पर अमित शाह ने ये बताने की कोशिश की है कि जो इंडिया गठबंधन चल रहा है तो उनने उनके भ्रष्टाचार भी पुराने गिनाए हैं। अब वो ये भी कह रहे हैं कि 10 साल की हमारी सरकार में कोई आरोप न भ्रष्टाचार ही नहीं हुआ है, सरकार अच्छी चली है, सहयोग। तो ये इसमें विपक्ष या इंडिया गठबंधन की कमजोरी है कि वो 10 साल की सरकार में कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठा पाई, ऐसा कोई मुद्दा नहीं उछाल पाई जिससे कि वो भ्रष्टाचार का कोई आरोप सेट हो, जो वो आज अपने आप पर पीठ थपथपा रहे हैं। क्योंकि आप मान के चलिए कि जो सिस्टम है, जो सरकार है, व्यवस्था है, उसमें कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी होती है। पूरी तरह पाक साफ तो कोई भी सिस्टम हो नहीं सकता है। बीजेपी ने माफ कीजिएगा, बीजेपी ने जब यूपीए की सरकार थी उसमें कैग की रिपोर्ट का हवाला देकर पूरे देश में एक माहौल बनाया, उसका उनको फायदा मिला। यहाँ पर ये इंडिया गठबंधन के लोग क्या कहें, राहुल गांधी या कांग्रेस, उस तरीके का कोई मुद्दे नहीं उठा पा रही है जो सरकार को घेरने के लिए सामने आए। मुद्दे वो कौन से लेते हैं? जब जनता सड़क पर आती है, किसान अपने मांगों को लेकर सड़क पे आए तो ये किसानों के साथ हो गए। कर्मचारी यदि ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर रहे हैं तो ओपीएस पे ये उनके साथ हो गए। इनका नैरेटिव जो है जातिगत जनगणना पर सेट कर रहे हैं ये। जबकि यदि हम पिछले जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं इसमें देख लें, 3 जो हिंदी बहुल क्षेत्र हैं वहाँ पर जातिगत मुद्दा पूरी तरह फेल हो गया यदि इस नतीजों को देखें, क्योंकि मुद्दा तो यहाँ पर भी था, ये मुद्दा तो कांग्रेस ने यहाँ भी उठाया था। तो उनको नए मुद्दे के साथ आना चाहिए था। जो एनडीए सरकार उसकी कमजोरियाँ गिनाने की कोशिश करनी चाहिए थी, क्योंकि अब लड़ाई में है, चुनाव एक जंग है। और जो यदि ये कहें कि जब रामायण में जब खत्म हो रही थी, जब रावण अंतिम समय पे थे, लक्ष्मण जी को भेजा था तो रावण ने उनको यही सीख दी थी, साम दाम दंड भेद। यदि राज करना है तो ये चारों का उपयोग करना होगा। एनडीए या बीजेपी इसको बहुत बेहतर ढंग से कर रही है, इंडिया गठबंधन या कांग्रेस वो उन चीज़ों को अपना नहीं पा रही है। तो वो बिल्कुल अमित शाह वही बात स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। बड़ी बात यहाँ देखिए, एक चीज़ और वो कह के गए जी कि हर जो पंच सरपंच जैसे निचले स्तर के लोगों को आप पार्टी में लेके आइए, बड़े लोगों को तो हम ले आएंगे, पार्टी नेतृत्व तय करेगा कि सांसद विधायक किनको लाना है। तो वो एक तरीके से ये एक भगदड़ सी जो वहाँ पे मच रही है कि वहाँ पर लोगों का अपने आप में विश्वास नहीं, वो स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो खुलेआम कह रहे हैं। आप ये देखिए, अभी तक होता ये था, ज्योतिरादित्य सिंधिया आए कोई हलचल नहीं मची, सिंधिया जब आए उनके साथी आए तब पता चला लोगों को। अब तो एलानिया कह के लाया जा रहा है कि हम उनको तोड़ कर ला रहे हैं, और ये अपना घर बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। गलती यहाँ पर है कि आपको यदि लड़ना है तो पहले अपना घर भी सुधार बचा के रखिए, अपने आप को मजबूत कीजिए, और फिर लड़ाई में सामने वाले के जो दांव पेच है उसका मुकाबला कीजिए। तो शायद यहाँ पे कुछ कमी दिखाई दे रही है जिसका फायदा बीजेपी या एनडीए लेते हुए दिखाई दे रहा है। तो प्रभु जी से आप सहमत होंगे अभिनव भाई, जो उन्होंने बात की, मुद्दे सारे हैं, आप उसको स्टेब्लिश नहीं कर रहे हो। और जिस केग रिपोर्ट के हवाले से बीजेपी सरकार में आ गई, जिसको लसारे से 15 साल पुरानी आपकी सरकार दिल्ली में चली गई, उस केजरीवाल के साथ आप दिल्ली में गठबंधन कर लेते हैं, नंबर 2 में हो जाते हैं, गोवा में गठबंधन कर लेते हैं। तो कई सारे जो मुद्दे आप सेट करना चाह रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा है एक कदम आगे बढ़ते हैं, एक कदम पीछे जाते हैं? और जो घर मजबूत करने की बात है, मैं बता रहा हूँ आपसे, इनके भ्रष्टाचार इसलिए छुप रहे हैं क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के अलावा ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग, तमाम लोगों इनकी जो संस्थाओं को इन्होंने कब्जा कर लिया, सब जानते, पूरे देश की जनता जानती है। अरे अभिनव जी, आपके लिए तो बहुत बड़ी ताकत आरटीआई है ना, आरटीआई से जानकारी निकालिए, आपके लोग जो नीचे है वहां से निकालिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपको क्लियर कर दूं। नहीं, उसी से जुड़ा सवाल है आपके लिए जी। आरटीआई के बारे में भी तो, आरटीआई के बारे में भी तो खत्म कर रहे हैं प्रभु जी, सबको तो खत्म कर रहे हैं। जुडिशरी सारी चीजों पे आप देख लो, चंडीगढ़ में क्या हो रहा था, इससे बुरी स्थिति आपने देखी आज तक लोकतंत्र के देश में कभी? बताइए आप। लेकिन गड़बड़ी हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया ना। बीजेपी को जिताने के लिए किस तरीके से एक अधिकारी काम कर रहा है, तो स्थिति आप सोचो ना, आप कहाँ जा रही है। अब लड़ाई तो बहुत बड़ी लड़नी है,
तो सारे लोग एकत्रित लेकिन हो ये रहे चीज तो बता रही है ना डर क्यों चंडीगढ़ का फैसला कि तो जो राहु जुडिशियली केतु है है, वो अपना काम ईमानदारी से कर रही राहु है। केतु सुनिए ना, राहु केतु को डर लग रहा है कि हम कैसे बचाएं अपनी सत्ता, क्योंकि सत्ता के लोग ही है, अडानी अंबानी की सरकार चला रहे हैं, ये जनता की सरकार दिख रही, किसानों को गोली मार दी। आपने एक शब्द नहीं बोला, मुद्दे नहीं है, इससे बड़ा मुद्दा होगा एमएसपी से बड़ा कि किसान लड़ रहा है बॉर्डर पर, युवाओं के लिए आंसू पोंछ रहे हैं लोग। 1 करोड़ युवा उत्तर प्रदेश में, भारत जोड़ो में देखिए किस कदर युवा। लेकिन आपका भी तो कोई बड़ा नेता वहां पहुंचा नहीं ना, भारत जोड़ो या न्याय यात्रा छोड़ करके एक दिन किसानों के बीच चले जाते। अरे तो किसानों का अपना आंदोलन चल रहा है सर, कोई भी नहीं पहुंचा है वहां, किसान ही काफी है सरकार तो को। वही तो कह रहे हैं पटेरिया जी की जनता जब सड़क पे जाती है तो आप उसको हाईजेक करने का प्रयास सर, करते हो, अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हो आप, यही तो बोल रहे हैं प्रभु जी भी। नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। किसानों की आवाज तो कितना दब रही है, आप सोचो ना। एमएसपी मार दिया किसान, युवा को मार दिया किसान को, एक हमदर्दी दिखाई क्या मोदी जी ने या अमित शाह ने? अभिनव जी, इस देश में परिवर्तन महात्मा गांधी के कारण देश को आजादी मिली कहते हैं। महात्मा गांधी इस देश में परिवर्तन लाए थे तो वो अहिंसा ऐसे नहीं मिली है। के, मेरी बात सुन लीजिए, गांधी और नेहरू के कारण अहिंसा के आजादी सहारे मिली है, लाए थे और कांग्रेस पार्टी अपनी के बात कारण मनवाने आजादी के लिए, अपनी बात मनवाने के ये लिए RSS महात्मा के गांधी जी RSS आमरण अनशन सभी करते थे, RSS के उपवास लोगों करते ने थे। तो देश को बेचने का काम किया है हमेशा, देश को बर्बाद करने का काम किया है आरएसएस ने बस हमेशा। इसीलिए आजादी तो गांधी नेहरू की विचारधारा से ही मिली है। चलिए मंजरी जी, सोचिए ना। देश को बर्बाद करने का काम, और वो एक नया नामकरण भी कर रहे हैं आपके नेताओं का। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इस देश के अंदर जनता ये सब देख रही है कि किस तरह, देखिए भारतीय जनता पार्टी का विजन क्लियर है कि देश को हमें विश्व गुरु बनाना है, गरीब का उत्थान करना है, महिला को सशक्तिकरण के लिए जो काम किए हैं वो सामने है। हमने उनको धुएं से इजाद दिलाया, हमने ट्रिपल कानून से इजाद दिलाया, हमने नारी वंदन बिल लेकर आ गए हैं, तो हमने नीति निर्धारण में भी उनको स्थान दिया है हर जगह, चाहे वो किसानों के लिए भी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एमएसपी 1.5 गुनी कर दी और किसानों के अधिकार, किसानों को समृद्धशाली बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है। इसके जो किसान आंदोलन चल रहा है, जो इसका नेतृत्व करता है, उनका बयान भी सबने सुन लिया है, वो ऑन द रिकॉर्ड है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। रही बात धर्म और अधर्म की, और इन्होंने जो बात करी थी कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने न सिर्फ विकास पे काम किया, न सिर्फ सामाजिक जीवन को, गरीब के जीवन स्तर को उठाने का काम किया, देश को आगे बढ़ाने का काम किया, बल्कि हमने हमारी धर्म और संस्कृति को भी संरक्षित करने का काम किया है। जिस देश की धर्म और संस्कृति विलुप्त हो जाती है वो देश भी खत्म हो जाता है। ऐसे हमने कई देश देखे हैं। तो निश्चित तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि काम कर रही है धर्म और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए, और जिस तरह से कांग्रेस धर्म और संस्कृति को, सनातन धर्म को गाली देने का काम करती है, भगवान राम के आमंत्रण को अस्वीकार करने का काम करती है, तो वो जनता देखती है। एक एक घर में बैठा हुआ एक एक बच्चे ने ये इनका चाल चरित्र चेहरा देखा है, तो निश्चित तौर पर जनता इनको नकारने का काम करती है। आज राहुल गांधी जी सिर्फ न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा में बिजी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के बीच में जा रही है। अब उसने क्या किया है वो दिखाने का काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हम भारत जोड़ रहे हैं, अरे आपने जिंदगी भर तो भारत तोड़ा। आप कह रहे हैं हम न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, जनता के साथ अन्याय करने वाले हम न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। आपको माफी यात्रा निकालनी चाहिए। जवाब ले लेता अभिनव भाई, एक लंबी फेहरिस्त उन्होंने भी गिना दी आपके खिलाफ भ्रष्टाचार में। अब मैं बोलूं जी बोलिए। आप देश का विभाजन करना, मंजरी जी कर पाता हूं ये। मैं जवाब ले लूं, में आपके मंजरी जी मैं जवाब ले लूं फिर आऊंगा आपके पास। जी आप की बात करते हो भाई, जहां आगे वहां धुआं उठेगा। मेरे घर आपके घर ईडी कब आती है बताइए? आयकर के संबंध आते हैं आपके घर या मेरे घर? क्यों नहीं आते? बिल्कुल वो तो अभिनव जी क्या भी नहीं आए हैं अभी तक ईडी सीबीआई के संबंध। जी अभिनव जी, बोल रहा हूं जी मंजरी जी उनको जवाब ले लेता हूं मैं। जी अब आपने इतनी देर इनको सुना, खूब चिल्लाई। नहीं, मैंने भी आपको पूरा समय दिया। जलते हुए मणिपुर की बात करी, ठीक है सर, मैं जलते हुए मणिपुर की बात कभी नहीं करी कि मोदी जी हमारे वहां गए थे, बचाया हो। उन्होंने कुछ भी एक शब्द बोला, तब भी नहीं बोला मणिपुर के बारे में, आज तक नहीं बोला। न किसानों के बारे में बोला आज तक। अभी इंद्रवाला क्या एक शब्द नहीं बोला किसानों के बारे में। किसान, युवा किसान मर गया, कोई हमदर्दी नहीं बताई। बोलने के लिए प्रधानमंत्री नहीं मिल रही है, बेरोजगारी एक शब्द नहीं। ये है इनका दौरा चरित्र। क्या बात करेंगे ये लोग? अब देखो बहस करने लगे, सुनने की क्षमता ही नहीं है ना, सुनने की क्षमता होनी चाहिए। मुद्दों की बात करो, ये धर्म के नाम से बांटने की बात करो। ये सभी, ये देश सबका है। एक एक करके बोलेंगे तो मुझे लगता है दर्शकों को अच्छे सुनाई देगा।
बनाया गया है, मत बांटो। क्यों नहीं निकालते वहाँ महिलाओं समझे के ना? साथ क्या हो रहा है, महिला नेत्रियों के साथ क्या हो रहा सुनते है, हैं आप वहाँ फिर बोलते हैं कि बोलने नहीं दे रहे। जी बोलिए मंजरी जी। जी मैं वही इनसे पूछना चाहती हूँ कि आप बंगाल में अरे न्याय मैं पूछना यात्रा चाहता हूँ, निकाल- हमदर्दी है किसानों से, हमदर्दी है मणिपुर के लोगों से, हमदर्दी है युवाओं से, हमदर्दी है अतिथि कर्मचारियों से, शिक्षकों से। तनख्वाह नहीं मिली है, MSP नहीं बढ़ी है, सिलेंडर 500 का नहीं किया, 450 का। कुछ तो रखो कि जो बोलते हो वो करते नहीं हो। हमने अब जो कर दी। कहा वो बोला, भारतीय कुछ जनता भी नहीं पार्टी किया जो है। एजेंडा लेती कि 370 सिर्फ हटाना बातें है, करी है, झूठे राम वादे मंदिर किए का हैं। तरीके से चलाया, राम मंदिर बना, हमने जो कहा वो करके एक ही दिखाया। बात- आज ये बात पांचवी है, अर्थव्यवस्था है, जो पांचवी पूछो बोलते आर्थिक नहीं है, शक्ति बनी। न किसान तो की बात कर रहे हैं, न कर्मचारी की बात कर रहे हैं, न बेरोजगार युवा की बात कर रहे हैं। तो प्रभु जी संकट ये है कि मुद्दों की बात कर करो तो मुद्दे भटकाने का प्रयास हो जाता है। एक छोटी सी प्रतिक्रिया। बिल्कुल मनोज जी, देखिए आजकल की राजनीति यदि हम विपक्ष की राजनीति को देखें तो सिर्फ बयानों तक सीमित दिखाई दे रही है। जिस तरीके की बात हम सुन रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मणिपुर की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, तो मणिपुर में आके लेकर आप क्यों नहीं वो दिल्ली में जंतर मंतर घेर लेते हैं या संसद घेर लेते हैं। पश्चिम बंगाल ताजा पश्चिम उदाहरण, बंगाल, हाँ। संदेश यदि खाली। किसानों का मामला आता है तो आप क्यों नहीं उपवास करने बैठ जाते हैं गांधी जी की तरह, तो जो सरकार पर दबाव बने, जो अन्ना ने किया था। आप मणिपुर की बात करते हैं लेकिन संदेश खाली की बात इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पर आपको गठबंधन करने की सीटों के तालमेल की बात चल रही है। तो शायद यही वजह है जिसका फायदा जो है बीजेपी और अमित शाह जैसे लोग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो हमेशा एज पर रहेंगे। इससे यदि यही स्थिति रही तो विपक्ष को लड़ना है तो एकजुटता तो जो है सो है। यदि आप एक आदमी आगे बढ़ेगा तो पीछे फॉलोअर उनके तैयार हो जाते हैं। आप संघर्ष तो करिए, संघर्ष करने की यदि मादा होगा आपका सरकार से तो निश्चित तौर पर जनता भी आपके साथ आएगी और कहीं ना कहीं आपको जो आप चाहते हैं राजनीति में वो मुकाम वो हासिल हो जाएगा। बिल्कुल बड़ी बात है ये, लेकिन अब ऐसा होता कब इस पर भी नजर होगी। बहरहाल समय इतना ही था। बहुत धन्यवाद मंजरी जी, अभिनव जी आपका। तो निश्चित तौर पर अमित शाह ने एक नैरेटिव शेयर करने का प्रयास किया और कांग्रेस, हम देख रहे हैं कि बीजेपी एक तरफ ग्राउंड पर जा रही है, वोटर के बीच जा रही है, लीडर के बीच जा रही है, लेकिन कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं वो वर्चुअल मीटिंग के सहारे एक दूसरे को कोसने में लगे हैं। तो सवाल यही है कि अगर जब तक आप ग्राउंड पर नहीं जाएंगे, ग्राउंड रियलिटी को नहीं समझेंगे, जनता के मुद्दे जनता के बीच लेकर नहीं जाएंगे, तब तक आप इस महाभारत को कैसे जीतेंगे। मुद्दा तो है। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।